ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर अणुसंख्य गुणधर्म हम कर चुके हैं। चारों के द्वारा जो सूत्र आता है अणुभार ज्ञात करने का वो निकाल चुके हैं हम। उसके बाद अगला जो है वो हम देखते हैं आज। अगला है हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान। या उससे पहले इसी साल न्यूमेरिकल आया हुआ है एक सॉल्यूशन से 2 नंबर के अंदर, उसको हम कर लेते हैं। वो परासरण दाब पर है जो लास्ट अणुसंख्य गुणधर्म हमने किया हुआ है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। न्यूमेरिकल है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के विलयन मोलरता 0.01%, या मोलर कह दे, कैपिटल है 0.01 मोलर है। तो इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा? तो विलयन का परासरण दाब क्या होगा, या परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल था और 2 नंबर के अंदर पूछा था इसी साल जो एग्जाम हुआ है अभी मार्च के अंदर, 17 मार्च को। जो 12th क्लास का एग्जाम हुआ है उसके अंदर 2 नंबर का ये न्यूमेरिकल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के विलयन की मोलरता 0.01 मोलर है। कैपिटल एम का मतलब मोलर होता है। तो इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा, या परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो देखो परासरण दाब ज्ञात करना है हमको, और परासरण दाब ज्ञात करने के लिए कल हमारे पास फॉर्मूला आए थे 2। एक तो हमारे पास आया था पाई इक्वल टू CRT वाला, ये जब काम करता है जब सांद्रता दी हुई हो और परम ताप दिया हो या टेम्परेचर दिया हुआ हो। और दूसरा था हमारे पास पाई इक्वल टू WRT अपॉन MV। ये 2 फॉर्मूले थे। तो ये तो जब काम करता है जब विलय की मात्रा दी हुई हो हमको, और ये काम करता है जब उसकी सांद्रता दी हुई हो। तो यहाँ पर कहीं भी क्या है, मात्रा नहीं दी हुई है हमको, तो ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला काम करेगा पाई इक्वल टू CRT वाला काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में ही दे देगा आपको, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में R की वैल्यू दी हुई है। गैस स्थिरांक जो होता है, गैस नियतांक जिसको हम कहते हैं, ये गैस नियतांक है। और इसकी वैल्यू जो है आपको दी हुई है 0.0821। ठीक है, ये वैल्यू गिवन होती है, क्वेश्चन में दे देता है वो आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट जो है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, इस सूत्र के अंदर हमारा ये जो है न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, और इसको सूत्र में वैल्यू रख के हम जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, और 2 नंबर हमारे पक्के हो गए एग्जाम में। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा भी नहीं है, कि जैसे आपने क्या किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की पाई इक्वल टू सी आपको दिया है 0.01 इंटू आर आपको दिया है 0.821 इंटू आपने क्या है सीधा रख दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड 27। अगर ऐसे कर दिया तो ये न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, आंसर सही नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी इस तरह से टेम्परेचर देता है और परासरण दाब ज्ञात करवाए तो हमें ये जो T है ये परम ताप होता है। T का मतलब क्या होता है, परम ताप। और परम ताप जो है वो केल्विन के अंदर लिया जाता है। किसके अंदर?
केल्विन में। हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो पहला काम हमें ये करना है सबसे पहले कि इसको केल्विन में बदलना है। क्या करना है? केल्विन में। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो अपन को गिवन है इसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है देखो इधर लिख देते हैं। हमें दिया हुआ है मोलरता का मान, मोलरता है 0.01। टेम्परेचर हमको दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमें परम ताप चाहिए। ये ताप है, ताप डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, परम ताप जो है वो केल्विन के अंदर लिया जाता है। तो हमें इसको केल्विन में बदलना है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है? 273 केल्विन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 273 प्लस 27 इसको जोड़ दो, हमारे पास परम ताप आ जाएगा, केल्विन में वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 273 प्लस 27 कितना हो गया? ये इसमें 7 लगा देते हैं, 80 और 20 100, पूरा 300 हो गया, 300 केल्विन। अब हमारा काम जो है सॉल्व हो चुका है। और उसने क्या दिया है यहाँ पर, ये गैस स्थिरांक है R इज इक्वल टू 0.0821 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास सूत्र आया था पाई इज इक्वल टू CRT। सी का मतलब ये रही आपके पास सांद्रता दी हुई है। मोलरता जो है ये सांद्रता ही है विलयन की, सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई होती है मोलरता। तो मोलरता में यूनिट दी हुई है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। C 0.01, R की वैल्यू हमारे पास है 0.0821 इंटू T 300। ये वैल्यू पुट कर दी हमने। और वैल्यू पुट करने के बाद जब इनका हम क्या है कैलकुलेशन करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 2.46 ATM, यानी वायुमंडलीय, वायुमंडल। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। यही क्या है हमारा आंसर है। इसको गुणा करेंगे तो ये 2.46 ATM के लगभग आएगा। और यही हमारा आंसर है। सिर्फ हमें यही करना था 2 नंबर के अंदर बोर्ड एग्जाम में। ये लिखना था क्या क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर को केल्विन में बदलना था और पाई इज इक्वल टू CRT वाला फॉर्मूला लगाना था। तो ये हो जाएगा पाई इज इक्वल टू CRT वैल्यू रखकर 2.46 ATM के समथिंग। तो ये 2 नंबर का न्यूमेरिक क्वेश्चन था। और 2020 के अंदर 3 के 3 ये सॉल्यूशन 3 नंबर का आता है। ये तीनों नंबर परासरण दाब से पूछ लिए। 2 नंबर में ये न्यूमेरिकल दे दिया और 1 नंबर में परासरण दाब की डेफिनेशन दे दी। परासरण दाब की परिभाषा कि किसे कहते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन दे दी उसके अंदर। और डेफिनेशन के बाद 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूरा जो है ये हो गया हमारा इसके ऊपर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान। नेक्स्ट टॉपिक है मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब ये क्या होता है देखो, एक तो होता है सामान्य और एक हो गया असामान्य। सामान्य का मतलब है जैसे हम यहाँ पर कहें, एक तो नॉर्मल जो मोलर द्रव्यमान होता है वो तो सामान्य हो गया, और असामान्य का मतलब हो गया कि जब किसी विलय को विलायक में डालते हैं तो उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि अनुसंख्य गुण की डेफिनेशन हमने देखी है कि अणुओं की संख्या पर जो गुण निर्भर करते हैं वो अनुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो देखो सामान्य का मतलब जैसे हमने कहा NaCl, एक एग्जाम्पल ले लिया। NaCl का मोलर द्रव्यमान यानी कि वही अणुभार है, उसकी बात की जाए तो इसका होता है 23 और इसका हो जाएगा क्लोरीन का 35.5।
तो ये टोटल कितना हो गया, इसको हम जोड़े यहाँ पे 23 35 को, तो ये हमारा हो जाएगा 55 3 58.5 58.5। NaCl का सामान्य हो गया, क्या हो गया, NaCl का सामान्य मोलर द्रव्यमान हो गया। अब हमने क्या किया, इस NaCl को विलयन में डाल दिया, इस NaCl को विलयन में डाल दिया यहाँ पे, और NaCl को जब विलयन में डाला तो ये क्या होगा, टूटता है, ये टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में, आयनित हो जाएगा। अब दो आयन बन गए, तो यहाँ पर देखो जो असामान्य अणुभार है या मोलर द्रव्यमान है वो क्या है, तो यहाँ पर तो इसका था 58.5, लेकिन यहाँ पर जब इसको विलय को विलायक में डाला और इसके द्वारा विलयन बनाया गया, क्या बनाया गया, विलयन बनाया गया, तो ये तो हो गया Na का 23 और ये हो गया 35.5। तो NaCl का जब विलय के रूप में विलयन में इसको बनाया गया तो Na का हो गया 23 और Cl का 35.5, तो परिवर्तित हो गया, इसका क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान परिवर्तित हो गया। तो इसे ही हम कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो एक तो कंडीशन ये है कि जब पदार्थ जो है या विलय पदार्थ जो है आयनित होगा तो द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। दूसरा हम ये कह सकते हैं जब संगुणन होता है, क्या होता है, संगुणन, जैसे एसिटिक एसिड है, इसको आपने विलय के रूप में विलयन में डाला तो इसका जो सामान्य होता है, जैसे इसका अभी 58.5 निकाला तो इसका भी निकालें, एक कार्बन का 12 होता है, 3 हाइड्रोजन का 3, फिर कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन, एक का 16 है तो इंटू 2 कर देंगे प्लस एक हाइड्रोजन 1, इसको हम जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस इसको 32 कर लो प्लस 1, टोटल कर दो इसको, 12 3 15 या 12 दूनी 24 और 3 27 और 1 28 और 32 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा एसिटिक एसिड का। ये तो हो गया इसका सामान्य, लेकिन जब इसको विलय के रूप में विलायक में डालते हैं तो ये संगुणन हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, इस तरह से। ये एक एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, CH3COOH, 2 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, कार्बन और CH3। इसी तरह से ये CH3COOH, वही एसिटिक एसिड के दो अणु हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं इस तरह से, इसी को हम H बॉन्ड कहते हैं। और इस H बॉन्ड के कारण ही क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है। तो देखो यहाँ पर दो अणु आपस में जुड़ गए तो एक का 60 है तो दो का कितना हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा, 120। तो इसे ही हम कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी कि जब किसी विलय को विलायक में डाला जाता है तो विलय पदार्थ या तो संगुणित होता है या फिर आयनित होता है। अगर संगुणन होता है तो भी मोलर द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, और संगुणित होता है तो भी मोलर द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी कि विलय को विलायक में डालने से उस विलय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान में जो परिवर्तन हो जाता है या जो परिवर्तन होता है उसे ही हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। हमने दो एग्जांपल से समझा, एक तो NaCl का लिया जिसमें वियोजन हो रहा है, जिसमें पहले था NaCl का 58.5 और अब 23 और 35.5, और संगुणन है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का संगुणन हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा और इसका 60 की जगह 120 प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, 120 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो असामान्य मोलर द्रव्यमान है इसको वॉन टॉप नामक वैज्ञानिक ने समझाने का प्रयास किया और उन्होंने एक गुणांक दिया, एक टर्म दी और उसे कहते हैं आई, वॉन टॉप गुणांक आई के द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, क्या होता है
असामान्य का मतलब होता है जो होना चाहिए सामान्य उससे कुछ अलग प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर 2 बन गए Na+Cl- तो इसका 23 हो गया, इसका 35.5 हो गया। वियोजन है। संगुणन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 2 एसिटिक अम्ल के अणु जुड़ गए तो एक का 60 होता है, तो यहाँ पर 2 जुड़े हुए हैं तो जस्ट डबल हो गए, 120 हो गया। तो इसका जो है वो द्रव्यमान वो भी चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया जब इसको विलयन के रूप में प्राप्त किया जाता है, यानी विलय डाल दिया जिससे विलयन बन गया। अब देखो नेक्स्ट, हम क्या करते हैं, इस असामान्य मोलर द्रव्यमान को समझाने के लिए वान हाफ के द्वारा एक टर्म दी गई जिसको आई कहते हैं। इसको वान हाफ गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वान हाफ गुणांक, जो कि आई। ठीक है, तो वान हाफ ने इसको समझाने का प्रयास किया, समझाने के लिए एक टर्म दी जिसको वान हाफ गुणांक कहते हैं। आई के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि प्रतीक दे दिया, सिंबल दे दिया जिसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। अब देखो इसने क्या कहा कि ये जो अणुसंख्य गुणधर्म हैं इनमें 2 मान होते हैं, एक तो प्रेक्षित होता है और एक सैद्धांतिक होता है। एक प्रेक्षित और एक सैद्धांतिक। तो प्रेक्षित तो वो होता है जिसको हम ज्ञात करते हैं, जिसको ज्ञात करते हैं, और सैद्धांतिक वो होता है जो हमें बताया जाता है। क्या होता है? जो हमें बताया जाता है। जैसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल का जो अणुभार है वो 60 होता है, हम बुक्स में भी यही लिखा हुआ है, पढ़ते भी यही है, और जब ज्ञात करते हैं तो भी 60 ही आता है। ये सैद्धांतिक मान हो गया। क्या हो गया? एसिटिक अम्ल का 60 जो है सैद्धांतिक मान हो गया। अब हम कहें कि एसिटिक अम्ल का प्रेक्षित मान क्या है, तो एसिटिक अम्ल का जो प्रेक्षित मान होता है वो 120 होता है। क्या होता है? 120, क्योंकि जब इसको विलयन में डाल दिया गया विलेय के रूप में और फिर ज्ञात किया तो हमें 120 प्राप्त हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये हो गया प्रेक्षित मान। ठीक है, या हम ऐसे कहें कि कोई वस्तु है और हमने कहा उस वस्तु का वजन जो है वो 50 किलोग्राम है। जैसे मैंने आपको बता दिया ये वस्तु है, कोई भी वस्तु XYZ, और मैंने कहा उसका वजन जो है वो 50 किलो है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया तो ये हो गया सैद्धांतिक। अब आपने क्या किया, खुद ने उसको तोला। खुद ने क्या किया? खुद ने उसको तोला। आप गए यहां से कांटे पर उसको लगाया तो आपने देखा हो सकता है उसका 49.5 आए, उसका 49 आ जाए, या उसका 50.5 आ जाए, या उसका 51 आ जाए। थोड़े बहुत अंतर आ सकता है जो बताया गया है उससे। तो हमने क्या है, मैंने आपको बता दिया 50 किलोग्राम है, ये सैद्धांतिक मान हो गया। आपने खुद उसको निकाला, यानी आपने खुद उसको तोला, तोल की उसकी कांटे पर रखा आपने उसको, तो हो सकता है वो 49.5 हो, 49 हो, 50.5 हो, या 51 हो। तो ये हो गया आपका प्रेक्षित मान। बात समझ में आ गई? प्रेक्षित का मतलब खुद ने जो निकाला है, अपन जो निकालते हैं वो है, और सैद्धांतिक जो हमें दूसरे ने बता दिया। क्या कर दिया? दूसरे ने, यानी कि जो चला आ रहा है। जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड का अनुपात 60 होता है, बुक्स में हम यही पढ़ते आ रहे हैं, यही बताया जाता है। और प्रेक्षित जो हम निकालते हैं, जैसे आपने ये तोल की यहाँ पर, तो मैंने बताया 50 किलोग्राम है, हो सकता है उसमें 49.5 ही हो, या फिर 49 हो, या फिर 51 हो जाए, या 50.5 हो जाए। तो ये था प्रेक्षित मान, और ये हो गया सैद्धांतिक मान। क्लियर है? 2 वैल्यू होती है, एक तो प्रेक्षित और एक सैद्धांतिक। तो वन टॉप ने अणुसंख्य गुणों को इस आई के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए जो सूत्र बनाया वो क्या था, वो देखते हैं।
देखो वन हाफ ने जो गुणांक दिया उसके अनुसार इनको लिखा जाए तो I इज इक्वल टू होता है प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक। अनुसंग गुण जैसे सबसे पहले हमने वाष्प दाब लिया तो मैं यहां पर लिख देता हूं डेल्टा P, यहां पर प्रेक्षित बटे डेल्टा P सैद्धांतिक। ठीक है, यानी कि वन हाफ गुणांक क्या हो गया, अपन इसको सिंपल लिखें सबसे पहले तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसको वाष्प दाब को हटाकर एक सामान्य फॉर्मूला लिखें सबके लिए तो हम कह सकते हैं वन हाफ गुणांक I इज इक्वल टू वन हाफ गुणांक I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनुसंख्य गुणधर्मों के प्रेक्षित मान, अनुसंख्य गुणधर्मों के प्रेक्षित मान बटे अनुसंख्य गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान। तो यही फॉर्मूला दिया था वन हाफ ने I को प्रदर्शित करने का, यानी अनुसंख्य गुणों के प्रेक्षित मान बटे उसके सैद्धांतिक मान। तो हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू वाष्प दाब पहला था तो हम यहां पर लिख देंगे डेल्टा P प्रेक्षित बटे डेल्टा P सैद्धांतिक। ठीक है, उसके बाद बराबर करके हम दूसरा अनुसंग गुणधर्म भी क्या लिख सकते हैं, यानी I बराबर ये होता है, I बराबर दूसरा जैसे मैं नीचे लिख दूं यहां पर I बराबर क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB होता है प्रेक्षित बटे डेल्टा TB सैद्धांतिक, यही होता है। तो मैं ये क्या है I के बराबर है, ये भी I के बराबर है, वाष्प दाब अवनमन क्वथनांक उन्नयन I के बराबर है, ऐसे ही I के बराबर हिमांक अवनमन होगा और परासरण दाब भी हो जाएगा। तो मैं इन सबको बराबर में करके लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने ये यहां से हटा दिया, मैं लिख देता हूं इसको भी डेल्टा TB प्रेक्षित बटे डेल्टा TB सैद्धांतिक, या I के बराबर ही क्या हो जाएगा डेल्टा TF प्रेक्षित बटे डेल्टा TF सैद्धांतिक, ये हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। या हम कह रहे हैं कि परासरण दाब भी ऐसे ही होगा तो हम यहां पर लिख सकते हैं पाई प्रेक्षित बटे पाई सैद्धांतिक। तो ये आपके हो गए चारों अनुसंग गुणधर्म, यानी I के बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा P प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, I बराबर आपका क्वथनांक उन्नयन हो जाएगा प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, ऐसे ही डेल्टा TF हिमांक अवनमन प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, और ऐसे ही परासरण दाब प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य सूत्र आ गया। अब देखो यहां पर क्या करना है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो अनुसंख्य गुण हैं उनमें तो प्रेक्षित मान ऊपर होता है I के बराबर में और सैद्धांतिक नीचे होता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं तो वहां पर अणुभार काम लेते हैं। क्या लेते हैं, अणुभार। तो अणुभार का संबंध अलग होता है I के साथ। तो अणुभार का क्या होता है, I बराबर विलेय का सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बटे विलेय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। कई बार ये सूत्र पूछ लेता है कि वन हाफ गुणांक और विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। वन हाफ गुणांक और
विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर ये संबंध इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है, ध्यान रखना है। कई बार ये पूछ लेता है कि किस तरह से इसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या है, यही काम आता है अपना कि विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है उसका वांटाप गुणांक के साथ क्या संबंध होता है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है और न्यूमेरिकल्स में ये काम आता है। तो यहाँ पर देखो I बराबर विलेय का सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बटे विलेय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, ये हो गया। और यहाँ पर क्या था, अनुसंग गुणों में प्रेक्षित ऊपर था और सैद्धांतिक नीचे था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये उल्टा हो गया मोलर द्रव्यमान में, ऐसा क्यों हुआ है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अभी हमने लास्ट किया हुआ है कि जो परासरण दाब का सूत्र होता है वो पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन mv होता है, यही होता है, पिछले सूत्र आया हुआ है। तो यहाँ पर देखो पाई परासरण दाब है और m क्या था, यहाँ पर विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार था, एक ही बात है, मोलर द्रव्यमान कह दो या अणुभार। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई इज एंटी प्रोपोर्शनल m, और m क्या है यहाँ पर, विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। तो एक दूसरे में क्या रिलेशन आ गया, व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर जब परासरण दाब और विलेय का अणुभार एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, या हम कहें कि अणुभार की जगह मोलर द्रव्यमान, तो इसलिए ये उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि वहां पर जब परासरण दाब जो है वो विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है, तो वांटाप गुणांक में भी ये जो प्रेक्षित ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, सैद्धांतिक जो है ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म जो है ये रहा परासरण दाब, परासरण दाब प्रेक्षित ऊपर है, सैद्धांतिक नीचे है। तो I के साथ ये संबंध है इसका। तो जब I के साथ ये संबंध है और ये जो परासरण दाब है ये अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये उल्टा हो जाएगा, सैद्धांतिक ऊपर चला जाएगा, प्रेक्षित नीचे। तो ये अणुभार के केस में याद रखना है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो संबंध है ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि परासरण दाब जो है I के समानुपाती है, अणुसंख्य गुण है ये, लेकिन विलेय का अणुभार परासरण दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ये जो सूत्र है ये चेंज हो जाएगा मोलर द्रव्यमान के केस में। ठीक है, तो ये होगा I इज इक्वल टू विलेय का सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बटे विलेय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। ये केवल मोलर द्रव्यमान की जब बात हो तब काम करेगा, सामान्य तरीके से ये काम करेगा, अणुसंख्य गुणों के प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक मान। अब देखो इसके अंदर दो चीजें आती है, एक तो वियोजन और एक संगुणन। तो सबसे पहले हम एक करते हैं, देखो वियोजन की मात्रा जिसको अल्फा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं की गणना, या हम कह सकते हैं ज्ञात करना। ठीक है, वियोजन की मात्रा गणना करनी है वांटाप गुणांक की सहायता से, या वांटाप गुणांक के द्वारा, I के द्वारा हम यहाँ लिख देते हैं I के द्वारा। तो देखो वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो इसको हम समझने के लिए ऐसे करते हैं, सपोज हमने कहा कोई A है, कोई A पदार्थ है और वो जो है टूट रहा है Na में, जैसे हमने कहा Na में टूट गया। ठीक है, जैसे हमने कहा यहाँ पर कोई पदार्थ है उसके हमने n भाग कर दिए, क्या कर दिए, n भाग। जैसे अपन इसको ऐसे समझ ले, यहाँ पर मैंने क्या है अभी 100 NaCl ले लिए, या एक NaCl को लेके देख लो, एक NaCl लिया तो उसके क्या है n Na प्लस और Cl माइनस बन गए,
क्या बन गए, Na+ और NCl- बन गए दोनों। तो कहने का मतलब एक NaCl को समानांतर लिया जाए तो कितने आयन बनते हैं, 2 आयन बनते हैं, एक Na+ और एक Cl-। तो यहाँ पर 2 आयन बन गए, या हम कहते हैं यहाँ पर 2A बन गए, कितने, 2A बन गए। और एक A क्या है उनमें से, Na+ और एक Cl-। तो हमने कहा कि एक कोई पदार्थ है वो वियोजित हो रहा है विलयन बनाने पर Na भाग में, इसमें Na भाग में, यानी कि एक पदार्थ अगर उसको हमने 100 भागों में बांट दिया, क्या कर दिया, 100 भागों में बांट दिया, तो उसको ही हम कह रहे हैं वियोजन। वियोजन मीन्स टूटना, जैसे NaCl को हम टूटना कहते हैं, NaCl यहाँ पर 100 NaCl लिए तो यहाँ पर Na+ Cl-, तो टूट जाएंगे, तो 100 ही इसके बन गए और 100 ही इसके, तो टोटल कितने अणु हो गए, 200। कितने हो गए, 200। तो n वैल्यू क्या हुई यहाँ पर, जितने भाग टूटे हैं, ये क्या है, एक ही संख्या है कि कितने भागों में ये टूटा है, कितने भागों में वियोजित हुआ है, ये हो गया Na। A से Na यानी कि A जो है वो n भागों में टूट गया, क्या टूट गया, n भागों में टूट गया। सपोज हम n की जगह 100 रख दें यहाँ, 100A, यानी कि A जो है उसके 100 भाग कर दिए, 100 भाग बन गए, कितने बन गए, 100 भाग बन गए उसके, यानी जैसे ही विलयन में उसको डाला उसके 100 भाग बन गए, तो ये हो गया वियोजन। क्या हो गया, वियोजन। ए Na में टूट गया। अब देखो यहां पर हमने कहा प्रारंभ में इसकी सांद्रता क्या होगी, क्रियाकारक की 1 होती है, और इसकी क्या होती है, 0 होती है। उत्पाद बनता नहीं है शुरू में, जब अभिक्रिया शुरू होती है तो पहले क्या है, क्रियाकारक इकाई होता है, यानी सबसे ज्यादा उसकी होगी, और उसके बाद इसकी 0 होगी, क्योंकि अभिक्रिया जब शुरू होती है तो उस समय उत्पाद नहीं होता है, प्रारंभ की स्थिति है यानी। अब जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो गई और यहाँ पे हमने कहा टी समय बाद, यानी कुछ समय हो गया, टी 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट या आधा मिनट जो भी है, टी समय बाद क्या हुआ, इसमें से 1 माइनस एल्फा, यानी एल्फा भाग इसमें से निकल गया, और इधर क्या हो गया, एन अल्फा, यानी एल्फा भाग इसमें से निकल गया तो इसमें से निकलकर इधर चला गया। जैसे हमने कहा 100 NaCl आपने डाले और शुरू में इधर क्या है, इसको 1 मान लिया, अब 100 की जगह 1 मान लिया तो इधर क्या होगा, जैसे इसमें से 1 में से 0.1% इधर निकल गया, तो थोड़ा सा धीरे धीरे ही टूटेगा ये। NaCl क्या है, धीरे धीरे घुलेगा पानी के अंदर जैसे डालते हैं तो इसको, तो ये क्या है, टी समय बाद यानी कुछ समय बाद 1 में से माइनस एल्फा कर दिया, 1 में से कुछ भाग निकल गया तो निकला है वो इधर चला जाएगा तो एन एल्फा हो जाएगा। अब ये एन एल्फा हो गया, तो देखो यहाँ पर हमारा आई होता है प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। अनुसंख्य गुणधर्म वाला सूत्र काम करेगा, यहाँ विलेय के अनुभार वाला नहीं करेगा। अब प्रेक्षित मान जो है वो होता है टी समय वाला, और सैद्धांतिक मान होता है प्रारंभ वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैद्धांतिक और ये हमारा हो गया प्रेक्षित, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, प्रेक्षित मान कितना है, दोनों को जोड़ देना है, ये भी प्रेक्षित है ये भी प्रेक्षित है, जुड़ जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। सैद्धांतिक मान कितना है, 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, 1, ठीक है। अब देखो ये करने के बाद इधर चलते हैं, और हमने क्या किया, ये जो है इसको नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का भाग देंगे ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। एक को हटा दिया क्योंकि भाग देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये जो वैल्यू है इसको चेंज कर लेते हैं, यानी प्लस वाली को पहले ले आते हैं, माइनस वाली को बाद में ले जाते हैं। जैसे प्लस एन एल्फा और ये 1 माइनस एल्फा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 1 माइनस एल्फा है ये बाद में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा इस 1 को इधर ले आते हैं हम, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा,
तो इसको मैंने क्या किया है, I-1 इज इक्वल टू, इसको इधर लाए माइनस हो गया, और ये अल्फा जो है बाद में ले जाओ, इसको पहले लिख दो। तो यहां पर हो जाएगा एन अल्फा प्लस माइनस अल्फा। भाई बराबर के बाद ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये अभी भी प्लस है और ये माइनस है, सिर्फ आगे पीछे किया है हमने, प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। अब ये करने के बाद क्या होगा, हमें क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं I-1 इज इक्वल टू, देखो अल्फा कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो n-1, दोनों तरफ अल्फा, यहाँ भी अल्फा यहाँ भी है, तो अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ n बचा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 1n है, यहाँ पर ये। तो अल्फा हमें निकालना है, वियोजन की मात्रा, तो अल्फा का सूत्र क्या बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ये इसके नीचे चली जाएगी राशि n-1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा I-1 अपॉन n-1। यही हमारा एक सूत्र निकल के आ गया वियोजन की मात्रा ज्ञात करने का। अगर इसी सूत्र को NaCl में कन्वर्ट कर दें हम, 4NaCl, तो देखो NaCl टूटता है Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पर n क्या है, आयंस की संख्या है, कितने भागों में वो वियोजित हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4NaCl के लिए अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन 2-1, क्योंकि एक NaCl से दो आयन बन रहे हैं, एक Na प्लस और एक Cl माइनस, तो n क्या है, आयंस की संख्या है, तो 2-1 1 हो जाएगा, तो एक बचेगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं I-1 बटे 1, दो में से एक बचा, तो सूत्र क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू I-1, किसके लिए है ये, NaCl के लिए, किसके लिए, NaCl के लिए। सामान्य फॉर्मूला ये होगा हमारा, जो कि न्यूमेरिकल्स में सबके लिए काम है, ठीक है। तो ये था हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान, इसमें आगे करेंगे संगुणन की मात्रा को नेक्स्ट क्लास के अंदर।